हम्म। स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आइए आज बात करते हैं हमारी नई पीढ़ी के भविष्य की। क्या दिल्ली के स्कूलों में किस तरह से ड्रग्स पहुंच रही है, दिल्ली के बड़े स्कूलों में, और किस तरह से आपको सजग सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं आपका बच्चा नशा तो नहीं सूंघ रहा, कहीं आपके बच्चे के स्कूल के आसपास ड्रग पैडलर्स तो नहीं घूम रहे, कहीं ऐसे अनजान स्थानों या पार्क्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं घूम रहे जो बच्चों को ड्रग का आदी बनाने की फिराक में बैठे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिनेश मदान, जो कि प्रिंसिपल है नवयुग स्कूल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश मदान जी आपका हमारे कार्यक्रम में। साथ ही मौजूद है डॉक्टर मीना चंद्रा, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मीना चंद्रा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो डॉक्टर दिनेश मदान, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। लगातार हम रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं। बाकायदा 2 साल पहले हमने एक सांसद को ये कहते सुना संसद में कि दिल्ली में 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको ड्रग्स की लत पड़ चुकी है। तो ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। शायद ये हो सकता है अंडर रिपोर्टेड भी हो ये नंबर, इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। बच्चों में जब आप ये बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं माँ बाप, तो उनको लगता है कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बन के बाहर निकलेगा, वो उसकी जो करियर की नींव यहाँ पड़ेगी और वो अपना भविष्य, बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। लेकिन कैसा ऐसे हो जाता है कि स्कूल के बच्चों में नशे की लत पड़ जाती है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये फैक्ट भी है क्योंकि ये ऑब्जर्व हम लोगों ने भी किया है क्योंकि बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल ये जो जी। बात आपने कही है इट इज अ फैक्ट। और मैं ये कहूंगा कि यस, जो बड़े स्कूल्स हैं, मैं नाम किसी स्कूल का नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज वी हैव रिगार्ड फॉर एवरी जी। स्कूल, लेकिन यस ये देखा गया है कि जो बड़े स्कूल्स हैं उनमें ये बच्चों में कुछ ज्यादा ये जो प्रॉब्लम है ये पाई गई है। और इवन अब ये गवर्नमेंट स्कूल में भी ये फैलती जा रही है ये। और इस केस में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं और जो पेरेंट हैं, ये हम सब मिलकर इस चीज को हम देखें, तभी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो पाएगी। ये उस केस में स्कूल की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और उसी तरीके से जो पेरेंट की जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ये कहूं कि केवल इसके लिए बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल है तो मैं शायद इस बात से एग्री नहीं करता। इसको इस करने में इस पोजीशन पे लाने में उसके पेरेंट का भी योगदान है और स्कूल का भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि उनको अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जी। स्कूलों को भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कई तरह के इंतजाम होने चाहिए स्कूल में, चाहे सीसीटीवी कैमरास हो, चाहे गार्ड्स हो, चाहे लगातार मॉनिटरिंग हो बच्चों की एक्टिविटी की। साथ ही स्कूल के आसपास किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग के एलिमेंट्स, अनसोशल एलिमेंट घूम रहे हैं, जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे उन्हें हार्ड को ड्रग एडिक्ट बनाया जाए। क्योंकि कई रिपोर्ट्स हमने ऐसी देखी कि एमसीडी के स्कूल्स में बच्चे 8 से 11 की उम्र में 6 में से एक बच्चा ड्रग एडिक्ट पाया गया। तो ये भी बहुत चौंकाने वाले फिगर्स थे, आंकड़े थे। जुलाई 2019 की रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो बच्चों तक कैसे ड्रग्स पहुंच रही हैं, कैसे उनमें नशे की लत पड़ रही है। डॉक्टर मीना चंद्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके पास केसेस आए होंगे ऐसे बच्चों के जिनको रिक्यूपरेट करने में आपने मदद की होगी। क्या उन्होंने किसी सेशन में ऐसा बताया कि कैसे उन्हें पहली बार ड्रग दिया गया, कैसे उन्हें इसकी लत पड़ी? ज्यादातर बच्चे यही बताते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में पहली बार लिया। उन्हें किसी ने ऑफर किया, जिसने ऑफर किया वो कोई ट्रस्टवर्दी भी हो सकता है। एकदम पहले कांटेक्ट में ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन कोई वेंडर था
या स्कूल के पास कोई था या स्कूल का कोई सीनियर स्टूडेंट था, या पार्क में वहां खेलते थे, तो पहले कुछ दिन कुछ भैया लोग पार्क में खेलने के लिए आए और उसके बाद जी उनको ऑफर किया ये कह के कि अच्छी चीज है या ये करके देखो मजा आएगा। तो बच्चे जब पहली बार लेते हैं या पहली कुछ बार लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता वो ड्रग्स ले रहे हैं। वो इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है ये कोई नई चीज है, शायद ये लेनी है या ये अच्छी है, ये ट्राई करते हैं और ये ट्राई करने के जी चक्कर में ही वो फिर एडिक्ट बाद में हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी ये आपकी बात से मैम इत्तेफाक रखता हूँ। बेसिकली ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली ये जितने भी बच्चे हैं, यदि मैं बात करूं तो ये एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन होता है बेसिकली। ये बच्चा कभी भी एक आइसोलेशन में नहीं होता। ये दे आर ऑलवेज फ्रेंड्स बेसिकली। या तो इनके जूनियर्स होते हैं या इनके सीनियर्स होते हैं या इनके सेम क्लासमेट्स होते हैं। और ये जब भी ये काम करते हैं, जब भी ये ड्रग्स लेते हैं, तो दे आर ऑलवेज इन ग्रुप्स एंड दे आर ऑलवेज बीइंग मोटिवेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली। और इनको ऐसा लगता है कि यदि वो बच्चा नहीं ले रहा है और बाकी ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद मैं ऑड वन आउट वाली सिचुएशन में आ गया हूं मैं, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। हमारे स्कूल में भी ऐसे बच्चे हमने काफी केसेस पकड़े हैं ऐसे, और जो कि वॉशरूम में जाते हैं वहां पर ले रहे हैं। और इसमें बेसिकली जो मैंने देखा कि कैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा ड्रग्स लेता है, उस केस में बेसिकली कि ऑब्जर्व किया उस बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा गया कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनका जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कम होता है। और वो जी बच्चे जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, और उस केस में मैंने कोशिश करी उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि उस बच्चे की जो बॉडी थी बहुत वीक थी और उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और वो कुछ भी बात करने में उसको लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है बात करने में, वो खुल नहीं रहा वो बच्चा। और जी मुझे धीरे धीरे फिर मैंने पेरेंट्स को बुलाया। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है वो भी इतने ज्यादा, या तो वो अवेयर नहीं है पेरेंट, और उनको ये पता नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो धीरे धीरे किस तरीके से उस डायरेक्शन में वो जा रहा है। और जब क्योंकि वो खुद अवेयर नहीं है, उनको खुद इतनी नॉलेज नहीं है, और उस केस में बच्चे भी जो है उनको डार्क में रखते हैं। और यहाँ तक कि क्या है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने उस बच्चे से पूछा, तो बहुत सारा पैसा उसने अपने माँ बाप की जेब से निकालता रहा, खर्च करता रहा, और माँ बाप को पता भी नहीं लगा कि इतना सारा पैसा उस बच्चे ने घर से चोरी कर करके वो ड्रग्स लिया उसने। तो उस केस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पेरेंट, फैमिली, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि वो अपने बच्चे को लेके बहुत सतर्क नहीं है, बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा कंसर्न जी नहीं है, केयरिंग नहीं है मुझे लगता है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि पेरेंट अपने बच्चे से बात करें डेली, वो यदि उसके साथ बैठें, उससे वो बात करें, एक टच थेरेपी होती है जो मैंने नोट किया है कि यदि आप बच्चे जी को टच करते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, उसमें इमोशंस जागते हैं। तो क्या हम अपने बच्चे के साथ बैठते हैं, क्या हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्या हम उससे ये पूछते हैं कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया, आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, आपको प्रिंसिपल ने क्या बताया, और आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, और फ्रेंड कौन कहाँ रहते हैं। मुझे लगता है यदि हम बच्चे से इस बारे में यदि बातचीत करें, तो शायद बच्चा ओपन अप होगा, और वो शायद अपने बारे में ऐसी वो सारी चीजें जो छिपाता है वो भी वो बताने लगेगा। राइट, दिस व्हाट आई डू जी फील। जी जी। तो डॉक्टर मीना चंद्रा, आपको भी यही लगता है कि बच्चों के साथ माँ-बाप का एक बहुत ही मजबूत संवाद होना चाहिए, बहुत मजबूत कम्युनिकेशन होना चाहिए, लगातार होना चाहिए? कुछ ऐसे आप टिप्स दें जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो इस शो को देख रहे हैं, उनको क्या-क्या तरीके अपनाने चाहिए? कौन-कौन से टिप्स आप देना चाहेंगी? क्या उनको कहना चाहेंगे कि वो अ, जब उनका बच्चा बड़ा हो रहा है, एक खास उम्र में, तो उनको अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, और कम्युनिकेट किस तरह से करना चाहिए? क्या बातें करनी चाहिए? क्या बच्चों के साथ शब्दों का, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ, पेरेंट्स के साथ मैं खुलकर सारी बातें कर सकता हूँ? पूर्णिमा जी, डॉक्टर मदान ने तो बहुत सारी टिप्स पहले ही बता दी। थोड़ी टिप्स जी, मैं भी बता देती हूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि जो बच्चा वल्नरेबल एज ग्रुप में है, जब वो ड्रग्स ले सकता है, हम तब संवाद शुरू करें। लेकिन मैं कहूँगी बच्चे से संवाद शुरुआत से शुरू करें। और ये जरूरी नहीं है आप क्या शब्द बोलते हैं, ये जरूरी है कि आप क्या इमोशंस बच्चे में उभारते हैं और अपने में कैसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं। बच्चे जी, बहुत इमोशनल होते हैं। अगर आप उनसे इमोशनली सुख में, दुख में, खुशी में, परेशानी में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में अगर आप बात करें,
तो बच्चे में ट्रस्ट आता है। और अगर सिर्फ यही चर्चा हो कि बच्चे तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम जाओ और खेलो और तुम मॉल चले जाओ, अगर हम बच्चों की पेरेंटिंग पैसे में तोड़ना चाहेंगे या हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह कहेंगे कि आप अपनी नानी के पास, मेड सर्वेंट के पास, ड्राइवर के पास टाइम स्पेंड करो, तो वो लोग पेरेंट ही कर सकते और उनकी ड्यूटी भी नहीं है पेरेंटिंग करना। तो पेरेंटिंग एक बहुत ही इशू है और इस पे हमारे देश में चर्चा बहुत कम होती है। पहले जॉइंट फैमिली से तो ऑटोमेटिक पेरेंटिंग हो जाती थी बाय ग्रैंड पेरेंट्स, मोर एक्सपीरियंस अंकल्स आंटीज जो भी थे, लेकिन तो अभी न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंटिंग है नहीं। देखिए, मैं ये बात इसलिए ला रही हूँ कि हम ऐसा नहीं है जॉइंट फैमिली रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ जॉइंट फैमिली जरूर रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर माता पिता के पास टाइम कम भी है तो भी उस सीमित समय में बच्चे से तो बात करनी है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने हैं, बच्चे के साथ एक्टिविटीज करनी है। आपके बच्चे के फ्रेंड्स कौन है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार तो माँ बाप को ये भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में है, 4th क्लास में या 5th क्लास में है, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, बच्चा कम परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कम परफॉर्म कर रहा है, सोचना चाहिए ना। अगर बच्चा हमेशा से खुश मिजाज था, अभी अपने आप में बहुत आइसोलेटेड हो गया है, इरिटेबल हो गया है, विड्रॉन हो गया है, तो माँ बाप के मन में खतरे की घंटी उभरनी चाहिए कि भाई हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, व्हाट इज हैपनिंग। कई बार जब टीचर्स गाइड भी करते हैं माँ बाप को तो वो इतना ज्यादा उसको पर्सनली ले जाते हैं, वो कहते हैं आपने हमारे बच्चे के बारे में ये बात कही कैसे, हमारी तौहीन हो गई। ये तौहीन की बात नहीं है, ये कंसर्न की बात है। अगर कोई टीचर आइडेंटिफाई करती है कि बच्चा परेशान है, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड है, तो मैं तो उस टीचर को बहुत बधाई दूंगी कि डिस्पाइट नॉट बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। और पेरेंट्स को जब वो बताते हैं तो पेरेंट्स ने सीरियसली लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है पेरेंट्स को कम्युनिकेशन नहीं मिलता, पेरेंट्स उस कम्युनिकेशन को नजरअंदाज भी करते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमने अगर बच्चे को पैम्पर कर दिया या बच्चे को डांट फटकार दिया तो सारी बात ठीक हो जाएगी। लेकिन ये रास्ता इन दो एक्सट्रीम से अलग है। अगर आप बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो आप स्वयं भी मुख्य धारा से जुड़िए। पेरेंटिंग की मुख्य धारा है कि पेरेंटिंग सर्वोपरि है। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी पेरेंट इज द चिल्ड्रन। और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी करियर है या फिनेंसेस है या सोशलाइजेशन है तो बाकी संवाद तो मेरे हिसाब से सुपरफिशियल रहेंगे। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी फॉर द पेरेंट्स कि आइडेंटिफाई करें उनकी प्रायोरिटी कहाँ है, उनको करेक्ट करें। करेक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल। एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, इसी में एक और ऐड करना चाहूंगा कि आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे पे शक जरूर करें। आप कहेंगे कि सर आपने ये कैसे बोल दिया कि शक करें। शक का मतलब ये कि जो भी बच्चे ने बहाना मारा है उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें आप। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है कि मैं उसके साथ था या उसके घर गया था या उसका बर्थडे पार्टी थी, जो भी वो बच्चा कह रहा है, या मैं ट्यूशन की एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए मैं आज स्कूल से लेट आया हूं मैं, तो आप इस बात को जरूर वेरीफाई जरूर करें। आप स्कूल से जरूर पूछें, आप वो जिस फ्रेंड के साथ रहता है उस फ्रेंड को फोन करके जरूर पूछें कि क्या वास्तव में आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी या आज ये कहाँ गया था, आपके साथ था नहीं था। जब इस तरीके से जब क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है उस केस में बच्चे को झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाती है और वो कॉशियस हो जाता है कोई भी झूठ बोलने से पहले। उसको ये पता लग जाता है कि मैं कोई भी झूठ बोलूंगा मेरे टीचर से ही वेरीफाई कर लिया जाएगा, मेरे पेरेंट जो है वो इसको बात को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि आप टीचर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट बना के रखते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं आपके बिहेवियर को, यदि आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो टीचर उसको फौरन नोटिस करेगा, और यदि वो टीचर आपके नोटिस में वो ला रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन को, तो प्लीज टीचर पे ट्रस्ट जरूर करें, क्योंकि टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता। टीचर यदि आपके लिए कुछ कर रहा है, आपके बच्चे के लिए कुछ कर रहा है, तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की खुशी में ही वो अपनी खुशी ढूंढता है, बच्चे की ग्रोथ में ही वो अपनी ग्रोथ ढूंढता है। तो इसलिए टीचर पर शक ना करें, टीचर पे डिस्ट्रस्ट ना दिखाएं, बल्कि उसकी बात को विश्वास करते हुए आप उस बात को जरूर वेरीफाई करें कि यस
यदि टीचर ने कहा है तो ये बात कहीं ना कहीं सच होगी, और इसको प्लीज ट्राई टू हैव अ फेथ इन योर टीचर, व्हाट आई डू फील। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो इंसिडेंट हुआ। जी। हम लोगों ने कैमरे लगाए हुए हैं, तो बच्चा जो है वो सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, राइट, सिगरेट में भर के पी रहा था, यानी कि ऑब्वियसली वो ड्रग ले रहा था वो बच्चा। और हमने ये उनके हमने उसका बैग लिया, पता लगा उसके बैग में हमें मैच बॉक्स भी मिल गया। हमने उनके पेरेंट को बुलाया। अब आप सुनिए, बहुत मतलब बहुत ही मजेदार ये किस्सा है ये। हमने उसके पेरेंट को बुलाया, मैंने कहा देखिए इस तरीके से ये बच्चा जो है, इस बच्चे के बैग में ये मिली है, और हमने हमारे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है, और बच्चा जो है सिगरेट पीते हुए पाया गया, ये ड्रग्स लेते हुए पाया गया। बोले सर ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी फैमिली में आज तक कभी किसी बच्चे ने नहीं किया, हमारी फैमिली में हम नहीं लेते, तो हमारा बच्चा कैसे ले सकता है। मैंने कहा एक बात बताइए, उस बच्चे के बैग में वो मैच बॉक्स कैसे निकला। तो इस पे वो पेरेंट कहते हैं कि नहीं सर किसी ने रख दिया होगा। मैंने कहा मैं आपको सीसीटीवी दिखाता हूं, उस सीसीटीवी में बच्चा सिगरेट पीते हुए पाया गया। तो कहते नहीं किसी ने जबरदस्ती पिला दिया होगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी कि जी। कभी भी पेरेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग द टीचर, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग द इंस्टीट्यूशन, थैंकिंग द प्रिंसिपल के थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे बच्चे को गलत राह पे जाने से पहले हमें बचा दिया, बता दिया। बल्कि इस बात को नहीं कर रहे, बल्कि वो एलिगेट करते हैं स्कूल को, एलिगेट करते हैं वो टीचर को, और बल्कि वो बच्चे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो टीचर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि वास्तव में वो केयर करते हैं, वास्तव में वो कंसर्न है अपने बच्चे के लिए, तो प्लीज टीचर पर और स्कूल पर ट्रस्ट जरूर करें। That's what I do feel। जी, तो मीना मामले को मैम, दबाने की, छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस तरह आपके इंसिडेंट में साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो नकार रहे हैं, वो जो वास्तविकता है उसको नकारने की कोशिश की जा रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर कोई समस्या आई है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये समस्या अब आ गई है, अब इसका समाधान ढूँढना है। तो डॉक्टर मीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी स्थिति में पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए था? पेरेंट्स को तो थैंक्स करना चाहिए था टीचर को कि आपने हमारे बच्चे में ये चीज ऑब्जर्व कर ली जो हमसे भी मिस हो गई। तो उससे पहले तो उन्हें ये थैंक्स करना चाहिए था कि हम नहीं पहचान पाए, और अच्छा है आपने पहचान लिया और आपने हमें बता दिया। अब आप बताइए कि हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, और टीचर्स और प्रिंसिपल की राय लें, और एक मेडिकल पर्सन को, एक डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। एक बात तो डॉक्टर मदान ने अच्छी बताई कि लोग निगेट करते हैं। कुछ पेरेंट्स की पेरेंटिंग ही बहुत परमिसिव होती है। वो कहते हैं हमारे जी। बेटे ने सिगरेट पी ली तो क्या हो गया, 18 साल में पी लेता तो 8 साल में पी ली। अगर ड्रिंक उसने कर लिया तो क्या हो गया, एक थोड़ा सा लिया होगा बियर, 10 इयर्स का है तो क्या हो गया, अभी 18 में तो पी सकता है। तो कई बार पेरेंट्स का खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम नहीं होता, और जब उनको कंप्लेंट मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको वो बहुत लाइटली लेते हैं। जब तक बच्चा कोई गंभीर नशा नहीं करने लगता, जब तक बच्चा कोई आईवी ड्रग यूज या स्मैक नहीं लेने लगता, तब तक बहुत सारे पेरेंट्स हमें खुद ही बताते हैं कि हमें क्लास 5 में टीचर ने बोला, क्लास 7 में ट्यूशन टीचर ने बोला, क्लास 8-9 में हमारे नौकरानी ने घर का काम छोड़ दिया कि नहीं आपका बच्चा ड्रग्स लेता है। हमने तब भी कहा नहीं कोई बात नहीं, छोटा है, बड़े होके लेगा तो कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर परमिसिव पेरेंटिंग है और आपने संस्कार नहीं दिए, आपने बाउंड्रीज नहीं सेट की, तो फिर आप बाउंड्री वायलेशंस की बात नहीं कर सकते। अनदर थिंग है एक्सेस टू मनी। कोई चीज फ्री तो आती नहीं है। इतना एक्सेस टू मनी बच्चे के पास कैसे होता है, अनअकाउंटेड फॉर मनी कैसे होता है। तो या तो आप बच्चे को दे रहे हैं तो गलती है कि बच्चे के रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा आप दे रहे हैं। दूसरी बात होता है कई बार कि बच्चे चोरी कर रहे हैं, तो घर में बच्चा चोरी कर रहा है, पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है। और छोटे छोटे अमाउंट्स मैं समझ सकती हूँ नहीं पता चलते, लेकिन बड़े बड़े अमाउंट्स भी चोरी होते हैं। और कई बार बच्चों के पास स्कूल बैग में कैश बरामद होता है, ड्रग्स नहीं बरामद होते, लेकिन हार्ड कैश बरामद होता है जो बच्चों का अलाउड नहीं होता। जैसे 2000 रुपीज, 3000 रुपीज बैग में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, उससे बच्चा क्या करेगा? वो कॉपीज और बुक्स खरीदेगा। कॉपीज और बुक्स तो पेरेंट्स खुद ही खरीद के दे सकते हैं। इतना कैश फ्लो क्यों देते हैं उस उम्र में जब पैसा खर्च करने का विवेक नहीं है। और ऐसे ही बच्चे सरल टारगेट्स हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं या जो बच्चे को गलत राह पे ले जाना चाहते हैं,
वो ऐसे ही बच्चों की तलाश में होते हैं जिनके वैल्यू सिस्टम नहीं है, जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है कि वो शाम को घर में 7 बजे नहीं आए और 11 बजे आ रहे हैं। पेरेंटिंग का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं पेरेंटिंग में दोषारोपण नहीं करना चाहती। हर पेरेंट अपनी पेरेंटिंग को मॉडिफाई कर सकता है, सुधार सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पेरेंटिंग एक प्रायोरिटी बने। आप शाम को पार्टी में नहीं जा सकते, आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना वो ज्यादा जरूरी है। जब तक प्रायोरिटी नहीं बनेगी पेरेंटिंग और बच्चों का पालन आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, नैनीज हैं, सर्वेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये होल आउटसोर्सिंग के कारण भी हम देख रहे हैं, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बच्चे बिल्कुल एमलेस, गोललेस घूम रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्यहीन बच्चे बहुत आसानी से ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। आपने जो कैश की बात करी, मैं इसी बात को ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट ने बच्चे को फीस के लिए पैसे दिए, राइट? अब उस बच्चे के पास क्योंकि पैसा आ गया, अब उस पैसे से वो ड्रग्स ले लेता है। अब पेरेंट तो ये सोचता है, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि वो दे हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन देयर चाइल्ड, और उनको लगता है कि बच्चे ने वो फीस जमा करा दी होगी। लेकिन यदि कोई भी कंसर्न और केयरिंग पेरेंट होगा तो कहेंगे कि आपने फीस जमा करा दी, उसकी रसीद जरूर मिली होगी, तो प्लीज जस्ट शो मी दैट रिसीट जो स्कूल ने आपको दी है। तो वही मैंने जैसे कहा कि वो यदि क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेंगे तो उस केस में बच्चे को झूठ बोलने की जो आदत है वो शायद दूर हो जाएगी, और वो बच्चा डरेगा, पेरेंट से डरेगा। पेरेंट से डरने का मतलब ये नहीं है कि लेकिन एक जो एक रेस्पेक्ट है, पेरेंट्स के लिए जो रेस्पेक्ट है वो जरूर बच्चे के मन में होनी चाहिए। जी जी, तो पेरेंट्स के लिए जो रिस्पेक्ट है वो बच्चे के मन में जरूर होनी चाहिए। और आपने डॉक्टर चंद्रा कई बातें बताई हैं। आपने कहा कि पेरेंट्स हैं वो नकार देते हैं, क्या हुआ 8 साल में कर लिया, 18 में करता, या ट्यूशन टीचर ने बताया, घर में डोमेस्टिक हेल्प ने बताया, स्कूल में टीचर ने बताया, बावजूद इसके पेरेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा अगर पेरेंटिंग किसी बच्चे की हो रही है तो वो बाकी दूसरे बच्चों के लिए भी थ्रेट बन रहा है। जिस तरह कहा जाता है कि सीनियर्स ने ड्रग की आदत डाली, जूनियर को जबरदस्ती करी, या उसको आदत डलवाई, या उसको दिया, या लालच दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर एक बच्चा राह से भटकता है तो अपने साथ वो और 10 बच्चों को राह से भटका देता है। एक मैं उदाहरण दूं जिससे जो दर्शक हैं उनको बहुत साफ हो जाएगा। एक बच्चे की मुझे हिस्ट्री ऐसे पता चल रही थी कि वो हर साल स्कूल बदल देता था। तो मैंने उसकी मदर को कहा, हर साल स्कूल बदलते हैं, हर साल टीचर्स बदल जाते हैं, फ्रेंड्स बदल जाते हैं, यूनिफॉर्म तक बदल जाती है, आप बार बार स्कूल क्यों बदलते हैं? आपका बच्चा क्या फेल होता है? तो वो बात छुपा गई। बेसिकली हर स्कूल में वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जा रहा था और वो बच्चे का वो स्कूल शिफ्ट करा देते। जो टीचर्स है, प्रिंसिपल्स पे, वो भी कहते थे हम आपको इतने दिन से बता रहे हैं, आपका बच्चा अभी भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है, हम नहीं रख सकते आपके बच्चे को। तो बच्चे की ड्रग्स तो छुड़वाई नहीं, उसके बाद स्कूल बदलवाते रहे। तब तक बच्चा बहुत ज्यादा गंभीर ड्रग्स नहीं लेने लगा। दे जस्ट केप्ट ऑन शिफ्टिंग द स्कूल्स। तो ये भी हम एक पैटर्न देखते हैं कि पेरेंट्स ये वाला लाइफस्टाइल कई बार सब्सिडाइज करते हैं। और डॉक्टर मदान ने बहुत अच्छा बोला, जो ये ट्रस्ट है वो मिसप्लेस्ड ट्रस्ट है। द चाइल्ड इज नॉट डिजर्विंग ऑफ द ट्रस्ट। बच्चा आपके आंख में धूल झोंक रहा है, आप चाह के या ना चाह के अपनी आंखों में धूल झुकवा रहे हैं, उससे ना आप अपना भला कर रहे हैं ना बच्चे का भला कर रहे हैं। तो जो ये हमारी डिनाइल की प्रवृत्ति है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बिल्कुल, या जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा है ना, कि हम अपनी मतलब इज्जत ऊपर रखते हैं और यथार्थ को स्वीकारते नहीं है। तो जब तक यथार्थ को नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम किसी सोल्यूशन या हल की तरफ नहीं जाएंगे ना। पहला स्टेप तो यही है कि अगर पेरेंट्स को टीचर्स कहते हैं या कोई भी इन्फॉर्म करता है, कोई नेबर इन्फॉर्म करता है कि आपका बच्चा नुक्कड़ पे खड़े होके सिगरेट में कुछ डाल के पी रहा था, तो उसको सीरियसली लीजिए। आप उसी पर्सन को, इन्फॉर्मेंट को अटैक करेंगे ना, दे स्टार्ट अटैकिंग द मैसेंजर, तो मैसेज मिलना भी बंद हो जाता है। मैसेंजर जो कहा जाता है। यस यस। तो उसके बाद मैसेज मिलना बंद हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमें पता नहीं चला। पर शुरुआती मैसेजेस में आप क्या कर रहे थे, वो भी मतलब एक आत्मचिंतन की बहुत जरूरत है। दोषारोपण की बात नहीं है, आत्मचिंतन पेरेंट्स ने भी करना चाहिए, स्कूल सिस्टम्स ने भी करना चाहिए। अगर किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसा ले रहे हैं, कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, तो उन्होंने भी देखना चाहिए उनकी सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, उनके टीचर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, इज देयर अ ट्रबल मेकर,
क्या ड्रग एडिक्ट्स उनके स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, उनके स्कूल के आसपास के जो वेंडर्स हैं जो छोटे मोटे जी सामान बेचते हैं, वो क्या टॉफीज बेचने की जगह ड्रग्स बेच रहे हैं, ये सब भी हमने देखा है। और बहुत जरूरी है कि सभी लोग विजिलेंट रहें। देखिए, जो ड्रग एडिक्शन है इवन बच्चों में, ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। एक तरफ हमें सप्लाई एलिमेंट पे चेक रखना है और एक तरफ देखना है कि हमारा डिमांड जो है बच्चों की तरफ से, यूजर्स की तरफ से, एडिक्ट्स की तरफ से, वो भी कम हो। कैसे हो? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि हैंड इन हैंड चलें। जी, बिल्कुल। आपने जिस तरह कहा डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से हमें बच्चों पर भी चेक रखना है, उनको भी मॉनिटर, साथ ही ये भी देखना है कि डॉक्टर मदान, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, कि अगर कोई स्कूल है तो वो किस तरह से नजर रखता है, क्या-क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है इस तरह के एलिमेंट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए कि स्कूल के आसपास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, या स्कूल के आसपास कुछ सामान बेचने के लिए लंच टाइम में आते हैं जो लोग, या गेट के पास किस तरह की व्यवस्था होती है कि इन सब चीजों को चेक में रखा जाए, या कुछ ऐसे एलिमेंट तो नहीं घूम रहे जो ड्रग पैडलर्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हो, या फिर गार्ड से किस तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है, या किस तरह की मॉनिटरिंग होती है, या फिर पेरेंट्स और टीचर के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन रहता है कि ये जो बहुत बड़ी समस्या, एक बड़ी थ्रेट सामने आ रही है पूरे स्कूलिंग सिस्टम के लिए, उसको कैसे एड्रेस किया जाए? मैम बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेसिकली विजिलेंट होने की जरूरत है पूरी तरह से, हर एंगल से। जैसे जी जो स्कूल में जो गार्ड्स होते हैं, बेसिकली मैंने देखा है कि वो लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उनकी नजर हमेशा अंदर की तरफ भी रहती है और सड़क की तरफ भी रहती है, रोड साइड पे भी रहती है। हम्म, तो कौन लोग आते हैं, कौन जाते हैं, उनको छोड़ने कौन आ रहे हैं, बच्चे को लेने कौन आ रहे हैं, वो इस चीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं। राइट? या कभी कभी क्या करते हैं, बच्चा उस टाइम पैदल गया, साइड में जाके खड़ा हो गया और कोई दूसरा आता है, उनको लेके चला जाता है। कोई स्कूटर पे आ रहे हैं, कोई गाड़ी पे आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो वहां पर गार्ड जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं इसके पास तो स्कूटर है नहीं, है इसके पास तो कार नहीं है, लेकिन वो कार में कैसे चला गया ये। राइट? तो हम्म, उस केस में यदि वो इन्फॉर्म करता है, वो टीचर को या प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं से वो एक फीडबैक मिल रहा है, एक मैसेज मिल रहा है टीचर्स को। तो मुझे लगता है कि एक तो विजिलेंट होने की जरूरत है फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ओनली, फ्रॉम द गेट ओनली। और जहां तक हो जी सके यदि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करें, जो हम सीसीटीवीज हम लगाएं अंदर, बिल्डिंग के हम्म, अंदर भी और बिल्डिंग के बाहर भी। हम ये ना सोचे कि हमें बिल्डिंग को अंदर से ही सेव करना है, हमें बाहर से भी सेव करना है। एक बिल्कुल ये, दूसरा ये है कि जो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, इनका जो लर्निंग स्पैन है वो बहुत कम होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और ये लोग बैठ के नहीं पढ़ सकते ज्यादा देर तक, ये हम्म, इनका जो सिटिंग स्पैन है वो भी बहुत कम होता है। उस केस में टीचर यदि ऑब्जर्व करे कि बच्चा जो है ये फिजल आउट हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली बच्चा जो है ये नहीं बैठ पा रहा, ये यदि वो चलता है तो उसकी जो चाल है, इवन मैं खुद ऑब्जर्व कर लेता हूं, मैं देख के बता दूंगा इस बच्चे को ये ड्रग लेता है बच्चा ये, बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। राइट? और इसी बिल्कुल तरीके से मैंने किया। हम्म, आज मैंने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया, मैंने उनके क्लास टीचर को बुलाया, मैंने कहा एक बात बताइए, क्या ये बच्चा ड्रग लेता है? बोले हाँ सर। आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा नहीं, मेरे को इस बच्चे की चाल देख के पता लग गया। कहने का मतलब यह है कि हम लोग इतना क्लोजली बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, हम बच्चों में रहते हैं, तो बच्चे के जो हम्म, बिहेवियरल पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे ही कोई बच्चा उस बिहेवियर पैटर्न से अलग दिखता है, तो हमें पता लग जाता है कि यस, इसका बिहेवियर पैटर्न औरों से अलग है। तो उसकी क्या रीजन है, देन वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। उस केस में हम लोग काउंसलिंग करें, उसके पेरेंट को बुलाएं, उनको काउंसलिंग करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम्म, पेरेंटिंग जो है वो पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि पेरेंटिंग कैसे होती है। बड़ा यू डू फील, हम्म, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन बेचारों को ये पता ही नहीं है। आप कोई फादर जो है वो रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं या कहीं पे वो ड्राइवर हैं या मम्मी कहीं मेड हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है कि पेरेंटिंग क्या होती है, और वो सोचते हैं हमारी जिंदगी कैसे कट गई, इनकी भी कट जाएगी। राइट? तो दिस व्हाट देयर पेरेंटिंग इज। तो वहां पर पेरेंट को भी हमें बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। उनको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, कि आप मेड हैं तो आपका बच्चा भी मेड बने, क्या आप चाहते हैं कि आप गार्ड हैं तो क्या आपका बच्चा भी सिक्योरिटी गार्ड बने, क्या आप चाहते हैं कि आप ड्राइवर हैं तो आपका बच्चा भी ड्राइवर बने। राइट? जिस तरीके से आप इमोशनली आप पेरेंट को वो करेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं, हम जी तो नहीं चाहते,
हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मजदूर बने, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा रिक्शा चलाए, ऑटो रिक्शा चलाए, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है। फिर उनको एग्जाम्पल देते हैं, कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक ऑटो रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बन गया, एक ऑटो रिक्शे वाले का बच्चा जो है वो जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, राइट, इवन मिस इंडिया रनर अप बन गया। तो इस टाइप की जब हम उनको एग्जाम्पल देते हैं तो उनको एक वैल्यू ऑफ एजुकेशन पता लगती है, और उनको वी ट्राई टू ब्रिंग अ ड्राइव अमंग देम टुवर्ड्स द एजुकेशन, और उनको पेरेंटिंग बतानी पड़ती है कि पेरेंटिंग कैसे होती है। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी स्कूल का बहुत ज्यादा रोल है, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, बच्चा जिम्मेदार है, ये उनकी लाइफ है। हमारे यहाँ तो बच्चा आया है, पढ़ के चला जाएगा, 10वीं पास करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, 12वीं करके वैसे भी स्कूल से निकल जाना है उसने। यदि हम इस सोच के साथ चलेंगे, हमें ये लगता है कि शायद हमारी जिम्मेदारी है, स्कूल को ये जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि समाज के निर्माता हैं हम लोग, वी आर द पिलर ऑफ द सोसाइटी। यदि हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन। और यदि हमारे जो बच्चे हैं वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, उनको डायरेक्शन यदि हम सही लाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभा पाएंगे। जी जी, बिल्कुल। कई अहम बातें आपने बताई कि पेरेंट्स को भी ये सिखाना पड़ता है कि पेरेंटिंग क्या है। साथ ही मैं आपसे अगले इसके अंश में ये ज़िक्र करना चाहूँगी कि क्या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनसे किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है स्कूल का इस तरह के ड्रग पैडलर्स पर नज़र रखने के लिए। लेकिन मैं डॉक्टर बीना चंद्रा आपके पास आना चाहूँगी, आपसे ये समझना चाहूँगी कि जिस तरह डॉक्टर दिनेश मदान बता रही हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए बच्चों के लिए, और आप कह चुकी हैं बात कि जिन बच्चों का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो बिखराव की तरफ जाते हैं, वो भटक जाते हैं, जिनको लगता है स्कूल आना है, जाना है बस, लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य तय नहीं करा कि ये बनना है, ये करना है, आगे जाके अपने लाइफ के लिए एक बड़ी पिक्चर उन्होंने अपने सामने नहीं रखनी होती, वो बिखराव और भटकाव की तरफ जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, इस पे हमारी पहले भी चर्चा हुई कि लक्ष्यहीन जो बच्चा है वो इजी टारगेट है और वो बिखराव की तरफ जाता है। और अगर लक्ष्य मिल जाता है, ये जरूरी नहीं बच्चा लक्ष्य को अचीव करे, लेकिन अगर वो लक्ष्य की राह में लग जाए तो उसी से उसमें आप चेंजेस आना देखना शुरू कर देते हैं। और वो लक्ष्य पढ़ाई का हो सकता है, वो गेम्स का हो सकता है, एक अच्छी पेंटिंग बनाने का हो सकता है, वो एक अच्छी कविता लिखने का हो सकता है। हर बच्चे में कोई टैलेंट है, अगर हम टैलेंट को विकसित करेंगे, बच्चे को लक्ष्य देंगे, वो अचीव करें तो प्रोत्साहित करें, अगर वो अचीव नहीं करें तो भी हम उनके हिम्मत की, उनके एफर्ट्स की सराहना करें और उन्हें एनकरेज करें। तो बच्चा अपने लक्ष्य की रास्ते में इतना खो जाता है, इतना खुश रहने लगता है कि उसे बाकी और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक तो लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य के लिए सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हम ऐसा कर सकते हैं, स्पेशली टीचर्स ऐसा कर सकते हैं और पेरेंट्स ने भी करना चाहिए। दो बातें और जोड़ूंगी, जहाँ पेरेंट्स खुद नशा करते हैं वहां बच्चों को एक उदाहरण मिलता है नशा करने का, तो बच्चों को बाद में ब्लेम नहीं कर सकते, अगर फादर ड्रिंक कर रहा है तो बच्चा भी ड्रिंक कर रहा है। दूसरी चीज, जहाँ घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, जहाँ पेरेंट्स में मैरिटल डिस्कॉर्ड है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वहां बच्चा कई बार उकता जाता है होम एनवायरनमेंट से, तो वो एस्केप ढूंढता है। और वो एस्केप अगर उसे अच्छे स्कूल में मिल जाती है वो बड़ी अच्छी बात है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट उसके लिए एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आता, देयर ऑलवेज चिल्ड्रन जो हमारे सिस्टम में खो जाते हैं, जो किसी विद्वान टीचर्स की नजर में नहीं आते, वो बच्चे भी नशा लेने लगते हैं। और तीसरी एक श्रेणी है कि हम बहुत झिझकते हैं नशे जैसी चीजों पे बात करते हुए। टीचर्स का भी फर्ज है जैसे एज अप्रोप्रिएट बात करें नशे के बारे में, आप तंबाकू के बारे में, अल्कोहल के बारे में, स्कूल सिस्टम में भी बात होनी चाहिए, डिबेट कंपटीशन में बात होनी चाहिए, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होने चाहिए, घर पे भी बात होनी चाहिए। हम क्यों इतना छिपते छिपाते हैं समाज के सत्यों से? हम एक अपने बच्चे को आइडियल फेरी टेल चाइल्डहुड क्यों देना चाहते हैं? हम उसको जिंदगी के यथार्थ के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर करना चाहते? और बात ये भी है कि हम कितना भी प्रोटेक्शन करें बच्चों का, कितना भी हम लॉ एनफोर्समेंट करें, कितना अच्छा स्कूल सिस्टम हो, कितनी अच्छी पेरेंटिंग भी हो, तो भी कहीं ना कहीं एक मौका आता है कि बच्चे को ड्रग्स ऑफर होती हैं। और उस घड़ी में अगर बच्चा सक्षम है, सशक्त है, सबल है, वो अपने आप मना कर देता है, जो हम उसे कहते हैं ट्रेनिंग इन रिफ्यूजल स्किल्स, हाउ टू से नो। पर उस हाउ टू से नो से पहले एक नींव डालनी है
और वो नींव इसी बारे में है कि हम बच्चे को एक लक्ष्य दें, बच्चे की पेरेंटिंग करें, उस पे ध्यान दें, और हम ड्रग्स के बारे में अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या ले रहे हैं, कई बार तो उन्हें नाम भी नहीं पता होते। ऐसे मतलब छोटे छोटे बच्चों जैसे ना वो नाम बताते हैं कि हम पूछने क्या लिया, चिज्जी दी थी, भैया ने चिज्जी दी थी, मतलब इट इज अ थिंग फॉर चीज दी थी। दे डोंट इवन नो वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और एक मैं फाइनल बात कहूंगी कि अगर पता चलता है कि बच्चा नशा ले रहा है तो प्लीज उसे डांटिए, फटकारिए, मारिए नहीं। वो एक बुरा इंसान है ऐसा नहीं कहिए, उसने पाप किया। मतलब कई बार पीपल बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि बच्चे ने पता नहीं क्या कर दिया। उसको बैलेंस में देखिए, बच्चे ने गलती की, गलती समझ में आ गई है, अब उसको सुधारने की बारी है। हम बच्चे को अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट कर देंगे तो बच्चा फिर रिबेलियस हो जाता है, फिर वो बगावती हो जाता है, फिर सोचता है मैं अगर खराब भी हूं ना तो चलो मुझे और खराब कर लेने दो, अगर मैंने ड्रग्स नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैं चोर भी बन जाता, मैं कुछ भी कर लेता हूँ। तो ऐसा वो बच्चा है नहीं अंदर से। बाद में ये बच्चे हमें बताते भी हैं कि हमें बहुत गिल्ट होता है कि हमने मम्मी को जवाब दिया या हमने पापा की घड़ी चुरा ली, कहते लेकिन उन्होंने हमें इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया था तो हमें लगा कि इनको भी हमें हर्ट करना चाहिए। तो बच्चों के इमोशंस को समझकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अच्छे परिणाम के लिए जाते हैं। और हर कोई ट्रेंड साइकियाट्रिस्ट नहीं होता या साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, हमारी मदद लीजिए। टीचर्स बहुत बार हमारे पास रेफर भी करते हैं, तो उस रेफरल को ब्लेम नहीं समझिए। कई बार हमें पेरेंट्स आके कहते हैं हमारे बच्चे से टीचर नाराज था, देखिए आपके पास भेज दिया। नाराज नहीं, हम उनको समझाते हैं वो कंसर्न थे, आपके बच्चे में कोई इशू दिख रहा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि समाज के सब वर्ग साथ मिलकर बच्चों को सही दिशा की ओर लेके जाएं। बहुत सारे पहलू हैं, हर पहलू सॉल्व भी नहीं हो सकता, लेकिन कोई बच्चा अगर ड्रग एडिक्शन में पड़ जाए उससे बाहर जरूर आ सकता है और उसके बाद अपना जीवन संवार सकता है। तो दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ होप। ट्रू, वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। समाज जी जी, डॉक्टर दिनेश मदान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली, एक तो जो उसकी जो स्टीम है वो बहुत लो हो जाती है उस केस में, तो वी हैव टू गिव अ बूस्ट टू हिज स्टीम आल्सो। और उसके लिए एक तो रीइंफोर्समेंट ये बहुत मैटर करता है, वन थिंग। सेकंड थिंग इज टू चैनलाइज हिज एनर्जीज। यदि हम उस बच्चे में को एंगेज कर देते हैं किसी चीज के अंदर, जैसे हमने उसको स्पोर्ट्स में एंगेज कर लिया, या हमने उसको हमने म्यूजिक में एंगेज कर लिया, या हमने उसको पेंटिंग में, आर्ट में, इन चीजों में हमने एंगेज कर लिया, तो मुझे लगता है कि वो धीरे 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 उस बच्चे की जो एनर्जीज हैं वो चैनलाइज होने लग जाती हैं, उसकी जो स्टीम है वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, वो भी बूस्ट होनी शुरू हो जाती है, और वो एक प्रॉपर उसको लगता है कि यस, आई वाज इन रॉन्ग डायरेक्शन, नाउ दिस इज द राइट डायरेक्शन विच आई हैव गॉट नाउ। तो उस केस में जो रीइंफोर्समेंट है पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, वो रीइंफोर्समेंट बहुत मैटर करता है, ताकि हम उसकी जो जो वो खो चुका है, जो स्टीम खो चुका है, जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, उस कॉन्फिडेंस को हम बिल्डअप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम इतना करें तो शायद वो बच्चा जो है, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो एक गुनाह नहीं करते, वो मल्टीपल करते हैं, क्योंकि इट अट्रैक्ट्स अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जो स्मैकी होते हैं वो चोर भी होते हैं, कभी भी देखिएगा, मैक्सिमम केसेस में वो चोर भी होते हैं। जब वो चोरी कर रहे हैं तो कुछ और भी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक एडिक्शन उनकी बहुत सारी और एडिक्शंस को इनवाइट करता है, तो क्यों ना वहीं पर ही हम उसको रोक दें। तो उस केस में टीचर्स हो गए, सोसाइटी हो गई, पेरेंट्स हो गए, यदि हम सबके सब मिलकर जागरूक होकर हम अपने बच्चे के लिए अपने कंसर्न दिखाएं, केयर करें, तो मुझे लगता है कि शायद इतना बड़ा कुछ होने से रोक सकते हैं। प्लीज जी बिल्कुल, केयर करें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, मॉनिटर करें बच्चे की एक्टिविटी को, और जिस तरह आपने कहा कि उससे डांटे, सजा ना दें, उसे अपराधी की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट ना करें। लेकिन डॉक्टर दिनेश मदान, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी अंत में कि जब इस तरह का आप देखते हैं कि स्कूल में कहीं ऑब्जर्व किया बच्चे ने ड्रग लिया, तो ये भी सवाल आता होगा ये ड्रग्स आई कहाँ से? क्या स्कूल के आसपास कोई ड्रग पैडलर्स घूम रहे हैं? क्या कोई ऐसे हॉकर्स घूम रहे हैं जो कुछ सामान बेचने की आड़ में ड्रग्स दे रहे हैं? तो क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी स्कूल्स का कोऑर्डिनेशन रहता है? उनकी किस
तरह से इनको रोका जाए कि जो सप्लाई चेन है उसे हाँ, तोड़ा बिल्कुल, जाए? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस केस में हम जैसे हमारा लोकल पुलिस है या लोकल जो बीट ऑफिसर होता है, वी टेक देम आल्सो इनटू कॉन्फिडेंस, राइट? सो दैट दे शुड आल्सो हुँ, बी अवेयर कि यस, इसका मतलब कहीं न कहीं से उस बच्चे के पास वो पहुँची है। तो कहीं न कहीं हुँ, से वो शुरुआत हुई है तभी उसके पास पहुँची है। तो उस केस में हम लोग जैसे शाम को या दोपहर को जब स्कूल ओवर हो रहा होता है, तो वहाँ पर हम पुलिस की जिप्सी वहाँ पर हम कहते हैं कि यस, आपके 2 कांस्टेबल वहाँ रहने चाहिए। सो दैट कि वो भी क्लोज मॉनिटरिंग करते हुँ, रहें कि वहाँ कौन-कौन से लोग हैं। क्योंकि इस टाइप के जैसे हम ऑब्जर्व जी, करते जी। हैं, उसी तरीके से वो लोग भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम हुँ, हुँ, आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरीके से वो लोग भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रादर बिकॉज़ दिस इज़ देयर प्रोफेशन। तो दे क्लोज़ली फाइंड दीज़ हुँ, पीपल कि कौन लोग हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि येस, हुँ, यू आर वेरी राइट कि यदि हुँ, हम जागरूक हैं, जैसे आपने कहा सतर्क यदि हम रहते हैं, तो पुलिस को इन्वॉल्व करके तो वो हम चेंज जो है, उसको हम रोक सकते हैं और हम राइट डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। व्हाट आई डू फील। जी। तो डॉक्टर मीना चंद्रा, अंत में मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे दिमाग में चेंज आ जाते हैं ब्रेन में जब बच्चा ड्रग लेता है और एक लेवल ऐसा आता है जब उसका ब्रेन काम नहीं करता, जो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो जिस तरह कहा जाता है कि सावधानी ही बचाव है। बच्चों के पेरेंट्स को इस बात से अवगत कराना, बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना, ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना, साथ ही उसकी सप्लाई चेन को रोकना। अब आप इसमें आप क्या कहना चाहेंगी एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर आपकी जो ऑब्जर्वेशन रही अपने करियर में बच्चों से जो आपकी बातचीत होती रही और पेरेंट्स से जो आपकी बातचीत होती रही, तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इस पूरे जो मेनाce है उसको रोका जाए? अम, देखिए, आपने सबसे अहम बात कही, जागरूकता। हुँ, जागरूकता बच्चे में, एज एप्रोप्रिएट, हर चीज छोटे बच्चे को नहीं बताई जा सकती, लेकिन एज एप्रोप्रिएट वे में बताई जा सकती है। जागरूकता पेरेंट्स में, टीचर्स में, स्कूल के सपोर्ट स्टाफ में, चाहे वो माली हो, चाहे वो वहां मेड सर्वेंट हो या गार्ड हो, सोसाइटी में, नेबरहुड वॉच स्कीम्स में। तो जागरूकता के बहुत सारे पहलू हैं, और जब तक हुँ, जागरूकता नहीं होगी तो हमें स्केल ऑफ द प्रॉब्लम भी नहीं पता चलेगा। आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा था कि अंडर एस्टिमेशन भी हो सकता है फिगर्स का, क्योंकि हमें बिल्कुल। पता ही नहीं है कि कितना ज्यादा ड्रग कंजम्पशन है। तो फर्स्ट स्टेप जागरूकता है। अब दूसरा है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। हम देरी ना करें, एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो हम लाल लपेट ना करें, हम एक्सक्यूजेस ना दें, उस चीज को वहीं पे आइडेंटिफाई करें, ट्रीट करें, सॉल्व करें। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यानी बच्चे का इलाज कराएं, एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर बहुत सारे बच्चे ड्रग एडिक्ट्स वहां पे ले रहे हैं तो जरूरत है कि हम बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस इंफॉर्मेशन, इन सबको इन्वॉल्व करें। एंड फाइनली जो मेडिकल पर्सन है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन के जो रिवॉर्ड पाथवेज हैं उसमें सिंगल डोज ऑफ ड्रग से भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण हुँ, बच्चा हुँ, ड्रग्स के लिए तड़पता है, कोई भी एडिक्ट तड़पता है। जब तक हम ब्रेन के सर्किट्स को ठीक नहीं करेंगे, कितना भी आप उसे बंद कर लें, कुछ लोग ताला थेरेपी करते हैं, लॉक थेरेपी, कि बच्चों को बंद कर देते हैं घर में, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है फिर वो दोबारा ड्रग्स लेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका मेडिकल मॉडल भी समझें। साइकोलॉजिकल मॉडल है, सोशल डिटर्मिनेंट्स भी हैं ड्रग्स लेने के, हुँ, लेकिन एक मेडिकल मॉडल है, क्योंकि इलाज मेडिकल मॉडल से होगा। तो इलाज से घबराइए नहीं, कोर्सेज हैं इलाज के, इलाज लें, बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ें, और एक संवाद रखें टीचर्स के साथ। पेरेंट टीचर मीटिंग को छोड़ के भी संवाद रखें। अगर कुछ हुँ, डायरी में लिख के आता है तो ये ना समझे कि टीचर ने कंप्लेंट लिखी है, समझिए टीचर ने फीडबैक दिया है, और चर्चा करें। एंड मोस्ट टीचर्स आर वेरी रिसेप्टिव। अगर पेरेंट्स जाके कहते हैं कि हमारा बच्चे में हमें इशू दिख रहा है, या अगर आपने इशू देखा तो आप हमें बताइए, तो अगर वैसा संवाद रखेंगे तो बच्चा नहीं भटकेगा। सवाल ही नहीं उठता, अगर वो भटकेगा भी तो बहुत जल्दी वो राह पे आ जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे भी हुँ, हमने देखे हैं जो सिंगल डोज लेने के बाद उनको अपराध बोध हो गया, गिल्ट हो गया, नहीं ये नहीं करना था, और उन्होंने अपने टीचर्स को बताया। ये घर पे बताने में जी, डर लगता है, लेकिन मैडम आपको बता रहे हैं, आप सॉल्व कर दो, या अगर हम दोबारा नहीं लेंगे तो हमें हुँ, द ड्रग डीलर माइट थ्रेटन अस, हमें घर जाने के लिए मैम आप हमें हुँ, एस्कॉर्ट कर दो। सो देयर चिल्ड्रन हु रीच आउट फर्स्ट टू द टीचर्स रेदर देन टू द पेरेंट्स। टीचर्स एंड पेरेंट्स मिलके ही बच्चों को आगे ले जा सकते हैं ना। तो हमें
वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना होगा, तभी हम बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश मदाना, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स। नहीं मैम, बहुत कुछ मैम ने बता दिया एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड माय ओन एक्सपीरियंसेस आल्सो। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि मैम ने भी कहा, कि बच्चे के साथ संवाद बहुत जरूरी है, बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और बच्चा इमोशनल कनेक्ट को समझता है, उसको वो अप्रिशिएट करता है। मैं एक छोटा सा लास्ट में बस मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक जानवर यदि हम अपने घर में रखते हैं और जानवर को जो पेट होता है, वो पेट को यदि हम उसको इस तरीके से सहलाते हैं तो वो दुम हिलाने लगता है। यानी कि एक पेट है वो भी लव की जो लैंग्वेज है वो समझता है। तो क्या एक हमारा बच्चा, क्या वो अपने पेरेंट्स की प्यार की भाषा नहीं समझेगा? राइट? तो मुझे लगता है कि हमें वो जो प्यार की भाषा जो है वो हमें जरूरी है। और यदि वो एक कनेक्शन है पेरेंट के और बच्चे के बीच में, वो कनेक्शन है, और टीचर्स और बच्चे के बीच में वो कनेक्शन है, तो और वो एक कवच का काम करता है, और वो बच्चा कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बिल्कुल। हाँ। और जैसे कि मैम ने कहा कि उस बच्चे के बहुत अंदर बड़ी बात करी आप। अपरोध की जो उसके अपराध की जो भावना उसके अंदर आ जाती है कि शायद मैंने अपराध कुछ बोध, गलत किया। जी। अपराध बोध, एग्जैक्टली। तो उसको ये फीलिंग आती है कि यस मैंने गलत किया, तो मुझे लगता है कि वो कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और वो जो कवच है वो उसको गलत डायरेक्शन पे कभी नहीं जाने देगा। तो मुझे लगता है वो एक कवच बनाने की हम लोगों को जरूरत है, और वो कवच बनता है इमोशन से और कनेक्शन से। प्लीज। जी, तो बच्चे से कनेक्ट करने की जरूरत है, उसको उससे इमोशंस उसकी को बाहर लाने की जरूरत है, वो इमोशनल कनेक्शन बनाने की जरूरत है, संवाद का स्तर मजबूत करने की जरूरत है। टीचर, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में ये जो तीनों का जो कम्युनिकेशन है, ये आपस में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें ट्रस्ट होना चाहिए। एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, पेरेंट्स टीचर पर ट्रस्ट करें, बच्चा टीचर पर ट्रस्ट करे, और जो बच्चा है वो अपने माँ बाप पर ट्रस्ट करे। तो ये जो पूरा साइकिल बनता है ये मजबूत बना रहे, तभी बच्चे को हम बचा पाएंगे इस तरह के जो बाहर ड्रग पैडलर्स घूम रहे हैं, या बाहर जो थ्रेट्स हैं, जो बाहर की चुनौतियां हैं, जो बच्चे की जिंदगी खराब करने की ताक में बैठी हैं, उनसे बच्चे को बचाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश मदान हमसे जुड़ने के लिए और इतने अहम विषय पर चर्चा करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मीना चंद्रा, आप डॉक्टर RML हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ी और इस विषय पर विस्तार से आप मेरी व्यूअर्स को जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हैं जो पेरेंट्स हैं उनको इस चर्चा से जरूर फायदा होगा, और वो समझ पाएंगे कि पेरेंटिंग में भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। प्लीज।